गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएस प्री एग्जामिनेशन 1994 के बारे में। आज की इस वीडियो में हम 1994 की यूपीपीसीएस के पेपर को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट्स ऑन द हड़प्पन कल्चर। तो ये पहले भी आ चुका है, तो आर्कोलॉजिकल एक्सकेवेशन इसका आंसर होगा। आयुर्वेदा दैट इज साइंस ऑफ लाइफ अपीयर्ड फर्स्ट। तो आयुर्वेदा आपको सबसे पहले जो साइंस ऑफ लाइफ की बात आपको अथर्ववेद में मिलती है। अथर्ववेद में इसकी चर्चा की गई है। तो अथर्ववेद की स्टार्टिंग लगभग 1200 से 1000 BC के पास में मिलती है। और अथर्ववेद एक कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स ऑफ चार्म्स के बारे में बात करता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो इसका भी आंसर हम लोग पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसका आंसर होगा सांख्य। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नेम ऑफ द फॉलोइंग कंटेम्परीज ऑफ कनिष्का एंड मार्क आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो कौन कौन हैं जो कंटेम्परी थे कनिष्का के, तो यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले जो अगर हम देखेंगे तो इसमें अश्व घोष जो कि सबसे बड़े कंटेम्परी हैं इनके टाइम पे, और नागार्जुन भी इनके कंटेम्परी है, और परशुआ और वसुमित्र भी इनके कंटेम्परी होते हैं। तो यहाँ पे वसुमित्र और अश्व घोष जो इनके कंटेम्परी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2, यानी कि ऑप्शन सी। चरक जो थे वो एक रॉयल डॉक्टर थे कनिष्क के उसमें, और विशाखादत्त जो कि गुप्ता पीरियड में एक ड्रामेटिक लिखते हैं कनिष्क के बारे में, मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थशास्त्र इज नॉट ट्रू। तो अर्थशास्त्र के बारे में जो कि कौटिल्य की है उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, तो ये प्रिस्क्राइब करता है ड्यूटी ऑफ द किंग। यस इट इज ट्रू, तो ये आंसर नहीं होगा। डिस्क्राइब देन इकोनॉमिक लाइफ, तो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में नहीं बताता है। अर्थशास्त्र आपको रूल करना सिखाता है, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स बताता है, और नीड फॉर द फाइनेंशियल रिफॉर्म को हाईलाइट करता है। इसमें सप्तांग थ्योरी है कौटिल्य की, जो कि बताती है कि किंग के 7 अंग जो होते हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ होते हैं उसके बारे में बताती है, और किंग को कैसे स्टेट क्राफ्ट को कैसे परस्यू करना चाहिए इसके बारे में अर्थशास्त्र में आपको मिलता है। प्रिंस ऑफ मैकियावेली को किससे कंपेयर किया गया है, तो हमारा एंशिएंट जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसको कंपेयर करते हैं प्रिंस ऑफ मैकियावेली। और जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा था कि जो अर्थशास्त्र जो हमारे कौटिल्य है वो मैकियावेली है, ठीक है, उनको इंडियन मैकियावेली भी कहा था। रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम जो बिल्ट हुआ था वो किसने बिल्ट किया था, तो इसका आंसर होगा पल्लवाज। तो रॉक कट टेम्पल को बिल्ट किया था 7वीं सेंचुरी में पल्लवाज ने, और इनको शायद यहाँ पे लिखा हुआ है नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बिल्ट किया था, जो कि पल्लवा रूलर थे, और इनको महामल्ला और मामल्ला भी कहा जाता है। ड्यूरिंग द विच एज डिड वुमेन एंजॉय इक्वालिटी विद द मैन। तो ऐसी वैदिक एज ही ऐसी एज आई है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वुमेन्स की पोजीशन अच्छी रही है, बाकी उसी को गोल्डन एज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच है, तो यहाँ पे लिखा एलोरा केव्स का कोई मैच नहीं कर रहा है। महाबलीपुरम राष्ट्रकूटाज, महाबलीपुरम अभी आपने पढ़ा था कि पल्लवा थे यहाँ पे। और मीनाक्षी टेम्पल, ये मीनाक्षी टेम्पल आपको पता है कि पांड्या ने बनवाया था, तो यहाँ पे पल्लवा नहीं पांड्या हो जाएगा। मैं दूसरी पेन यूज कर लेता हूँ, हाँ पांड्या हो जाएगा। खजुराहो का मंदिर जो है वो चंडेल, मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, और उससे पिछले वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा हुई थी कि खजुराहो का मंदिर चंडेल ने बनवाया है, और इसे मध्य प्रदेश में स्थापित है। इब्न बतूता जो है जो मोरक्कन ट्रेवलर हैं वो विजिट करते हैं किसके रूल में, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, इनके रूल में इब्न बतूता आते हैं, और एक रिहिला नामक बुक भी इनके नाम पे लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी के हिसाब से पूछा गया है कि वो कलेक्ट करता था रेवेन्यू और मेजर करता था कल्टिवेटेड लैंड को ही, तो ये तो करते ही होंगे, ठीक है। इन्फोर्स करता है रेवेन्यू मेजर्स इन द इंटायर एम्पायर, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि इंटायर यहाँ पे शब्द दिया गया है, उसको हम थोड़ा गलत मान अगर इस आंसर को ट्रिक करते हैं तो आप आंसर में पहुंच सकते हैं। सही आंसर वो भी हमने ढूंढा है क्योंकि इंटायर लिखा है, तो ऐसे वर्ड से आप बचिए, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया। अगले क्वेश्चन हम 12th क्वेश्चन में पहुंचते हैं। द थॉट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द रिलीजियस बुक आदि ग्रंथ ऑफ सिखाज। तो सूफी सेंट के किस आदि ग्रंथ को किसने लिया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फरीदुद्दीन गंज ए सकर, जो फरीदुद्दीन गंज ए सकर जो इंक्लूड करते हैं आदि ग्रंथ को अपनी टीचिंग्स में और थ्योरीज में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल, तो ये सारे स्कूल्स पेंटिंग की ओर इशारा करते हैं। अगर आपने आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बुक पढ़ी हो तो आपको ये पता होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब सक्सीडेड द शाहजहां, ये सही है। लॉ ऑफ प्रिमोजेनेचर वाज फॉलोड, तो यहाँ पे प्रिमोजेनेचर का जो लॉ था वो नहीं यहाँ पे चला है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये फॉलो नहीं किया गया था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं
इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि आपको पता है कि शाहजहां को जो बड़ा बेटा था शाहजहां का वो दारा सिकोहा था, ठीक है, उसको मार के ये उसको भगा के और मार के औरंगजेब अपना शासक करता है, इस्टेब्लिश करता है। थर्ड पानीपत का जो बैटल था वो मराठा और किसके बीच में लड़ा गया था, तो यहाँ पे सिंपल सा है, अफगान के साथ लड़ा गया था, ठीक है, जो कि 1761 में हुआ था, मराठा और अब्दाली के बीच में। अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे आया था, जो रोहिला अफगान थे, उसने अटैक किया था मराठा के ऊपर। सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव आप मान सकते हैं कि सीक्रेट क्या है, ये क्या है, रीजन क्या है, तो आप इस पर कोई रिस्क नहीं ले सकते। फिर एक बार पढ़ लेता हूँ मैं। एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एब्सोल्युटली ट्रू है। कंपनी हैड वेस्टर्न ट्रेन्ड इन्फेंट्री आर्म्ड विद द मॉडर्न वेपन्स, यस। लैग नेशनल स्पिरिट, तो वही दिया हुआ है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अवध है, एनेक्स किया गया था ब्रिटिश एम्पायर के, ये घिसा पिटा क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा माल एडमिनिस्ट्रेशन के डिक्लेयर किया गया था कि डलहौजी ने, कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स दिया था, ठीक है, डलहौजी का। और वाजिद साहब एक बार देख लीजिए, वाजिद साहब को ये अकाउंट करते हैं कि इन्होंने अच्छे से रूल नहीं किया। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 फेल टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो फेल कर जाता है, क्यों? बिकॉज द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियंस रूरल इंपॉर्टेंट स्टेट सीड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल, तो यस इट इज राइट। मोस्टली जो ग्वालियर के किंग थे वो भी इससे पीछे हट जाते हैं और वो ब्रिटिश को सपोर्ट करते हैं एक्चुअल में, ठीक है। बहादुर शाह जफर को मतलब कि फर्जी अपने मन से, वो एजेड भी थे, वो इतने रूल के हुए थे, बट उनको मुगल के रूल थे, इसलिए उनको सपोर्ट किया था लोगों ने। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857 में हुई थी वो स्टार्ट कहाँ से हुई थी, तो इसका आंसर सिंपल सा है, मेरठ से स्टार्ट हुई थी, 10 मई 1857 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और इसको वीर सावरकर ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा था। अगला क्वेश्चन बनता है कि क्वीन विक्टोरिया इन Indians have assumed of many things in Declaration of Queen Victoria in 1858. Which one of the following assurance was fulfilled by British? तो कौन सी चीज़ें जो की गई थी fulfilled, तो there will be no interference in the, ये आपका सही हो सकता है, तो चलिए मैं गलत हो गया। Policy of annexed will be abolished, तो ये फुलफिल की गई थी, जो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन थी वो बंद कर दी गई थी इस रूल के थ्रू। द मेन सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट, तो मेन सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट जो है वो पटना है, और वहाबी मूवमेंट एक्चुअल में अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को एलिमिनेट करने के लिए और प्योरीफाई करने के लिए स्टार्ट किया गया था। द मूवमेंट सैयद अहमद के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, 1820 to 70 में, और इसका सेंटर क्या था, पटना था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वहाबी मूवमेंट। हु अमंग द फॉलोइंग ग्रेट मैन इज कॉल्ड फादर ऑफ रेनेसां, तो इंडियन रेनेसां को फादर राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन रॉय ने की थी, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो वो रनाड़े ने की थी। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन तो हो सकता है विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया हो, रामकृष्ण मिशन, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो इसका आंसर डी है, 4 का हो जाएगा बी, और 4 का हो जाएगा बी, किसका, 4 का बी, तो यहाँ पे विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया था रामकृष्ण मिशन। फिर से एक बार देख लेते हैं, तो राजा राम मोहन रॉय ने 1928 नहीं होगा, तो राजा राम मोहन रॉय ने सभा फॉर्म की थी, उसको समाज का नाम दे दिया गया था बाद में। आर्य समाज का फाउंडेशन रखी थी सरस्वती जी ने 1875 में, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी, जो कि केशव चंद्र सेन से इंस्पिरेशन लेके की गई थी, तो ये आपको याद रखना, प्रार्थना सभा की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ये मेरा थोड़ा गलत हो गया था, मैंने रनाडे जी को लगा दिया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यही फिर से दिया गया है कि क्लाइव ने क्या किया था और कर्जन ने क्या किया था, तो कर्जन ने पार्टीशन किया था, बेंटिक ने 81 हो जाएगा, क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल लेके आए थे, ठीक है, 2 का डी हो जाएगा, इंग्लिश एजुकेशन बेंटिक लेके आए थे, और मेटाकाफ को रिमूवल ऑफ प्रेस रिस्ट्रिक्शन का वो मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है रेगुलेटिंग एक्ट जो पास किया गया था वो कब था, 1773 में। तो अगला क्वेश्चन बनता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, तो 1909 में, ये आपको सबको पता होगा। और चेंज फॉर जो रिफॉर्म माना जाता है वो 1919 को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है इंडियन पैनल आईपीसी और सिविल, ये सब आईपीसी और सीपीसी कौन लेके आया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग लेके आए थे। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में गवर्नर जनरल बने थे, 1862 तक सर्व किए थे, और उन्होंने फर्स्ट वायसराय के रूप में भी सर्व किया था, और आईपीसी और सीपीसी को लेके आए थे ये 1861 में बिल पास करवा के। अगला क्वेश्चन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट गवर्नेंस किसने इंस्टॉल किया था, तो लॉर्ड रिपन को इनको माना जाता है। कैबिनेट मिशन 1946 में 3 कैबिनेट मिशन जो थे, तो आपको लॉरेंस अलेक्जेंडर क्रिप्स
ये नहीं हो जाएगा, तो आप ऐसे लास्ट नेम याद कर लीजिए, आपको जल्दी आसानी रहेगी याद करने में। तो लॉरेंस अलेक्जेंडर और क्रिप्स, ये 3 मेंबर थे क्रिप्स मिशन 1946 के। रिपन को क्यों कहा जाता है? तो 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूशन को वो किया गया था, और ही रिपील्ड द कंट्रोवर्शियल वर्नाकुलर एक्ट 1882 को भी, और ही इंट्रोड्यूस द इल्बिट बिल, बट दिस बिल इज अपोज बाय यूरोपियंस। तो उसको अपोज किया गया था यूरोपियन के थ्रू, बट इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इल्बिट बिल लाए थे, ठीक है। और इन्होंने भी बंगाल लैंड टेनेंसी बिल भी लेके आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है 30 क्वेश्चन, एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है बंगाल में वो इनिशिएट किया गया था। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905 को इनिशिएट किया गया था, और 16 अक्टूबर 1905 में ये इफेक्ट में आया था एज अ स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अप्रैल 1930 किस लिए फेमस है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दांडी मार्च इस दिन स्टार्ट हुई थी, खत्म हुई थी इस दिन, ठीक है। 5 मार्च को स्टार्ट हुई थी, शायद 6 मार्च को, 12 मार्च को स्टार्ट हुई थी, 6 अप्रैल को खत्म हुई थी। साबरमती से लेके कंटिन्यू की थी ये वहाँ तक, ओके। चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो रेवोल्यूशनरी लीडर हैं, वो किल्ड किए गए थे किस तरह? तो वो हैंग नहीं किए गए थे, वो उनको आपको पता है कि अपने आप को बीइंग शॉट बाय अ डेड इन एनकाउंटर। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने खुद को गोली मारी थी, उन्होंने एनकाउंटर नहीं किया था, इनका एनकाउंटर नहीं हुआ था, ओके। खिलाफत स्वराज पार्टी है वो किसने फॉर्म की थी? तो बहुत ही सिंपल, बार बार क्वेश्चन आ चुका है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू को ने इसको फॉर्म किया था, आपको पता ही होगा, 1922 में, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को पसंद नहीं आ रहा था जो कांग्रेस वर्क कर रही थी, तो गया में सेशन करवा के प्रेसिडेंसी किया था। नेहरू इज द पेट्रियार्क वाइल जिन्ना, ये बार बार फिर से आ गया, तो इसका आंसर होगा सर मोहम्मद इकबाल, इसका आंसर होंगे। तो इन्होंने कहा था और नेहरू ने इसको अपनी बुक में लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इवेंट ऑफ नेशनल मूवमेंट, सॉरी फॉर दिस, नेशनल मूवमेंट। तो कौन कौन से इवेंट हुए थे? चंपारण सत्याग्रह 1917 में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये आपको 1920 में, ये आप लिखा हुआ तो मैं क्यों पढ़ूँ बार बार, हाँ, तो 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था। दांडी मार्च 1930, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। तो ये सिंपल सा था, इसको आप क्रोनोलॉजी में लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन बनता है 2 होम रूल जो स्टार्ट किए गए थे 1915 और 16 में, तो वो किसने स्टार्ट किया था? तिलक और इनिबिशन ने। अकॉर्डिंग टू गांधी नॉन वायलेंस, तो नॉन वायलेंस क्या है? तो अवे टू अटेन द ट्रुथ। तो ट्रुथ के लिए आपको नॉन वायलेंट होना चाहिए, उनका बहुत ज़्यादा कहते थे अहिंसा, नॉन वायलेंस इज द मीन्स और द ट्रुथ इज द एंड, ठीक है, वो कहते थे। तो इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट देम, तो बहुत ही अच्छा कोट है ये गांधी जी का। फॉर्मूला फॉर द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी 1947 में, तो इसको माउंट बेटन प्लान कहा जाता है। इस प्लान में सोवरेनिटी को ट्रांसफर करने की बात की गई थी, ठीक है, और डोमिनियन स्टेटस दिया गया था माउंट बेटन में, तो इसको रिजेक्ट किया गया था इंडियंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनता है कि होम रूल मूवमेंट 1916 में स्टार्ट किया गया था। रॉलेट एक्ट जो आया था 1919 में आया था, ये सब आपको रटा होगा। साइमन कमीशन 1928 में आया था, गांधी इम्पैक्ट 1931 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मिचेल डायर को किसने मारा था? तो यहाँ पे उधम सिंह, एक मूवी बन चुकी है इनके ऊपर, तो उन्होंने मारा था, जिसमें विक्की कौशल शायद एक्ट भी प्ले करता है उधम सिंह का। तो इन्होंने लंदन जाके उधम सिंह ने मिचेल डायर को 1940 में गोली मार दी थी, ठीक है। आफ्टर पूना पैक्ट 1932 में हरिजन सेवक संघ किसने फॉर्म किया था? तो हरिजन सेवक संघ ये घनश्याम दास बिरला ने फॉर्म किया था, और इसी को थोड़ा इसको देखते हैं क्या है। आफ्टर द सेकंड राउंड टेबल द ब्रिटिश गवर्नमेंट एग्रीड टू कम्युनल अवार्ड फॉर द डिप्रेस्ड क्लास रिक्वेस्टेड बाय द बी आर अम्बेडकर। गांधी अपोज करते हैं इस चीज़ को और कंसीडर करते हैं कि इससे वो डिवाइड हो जाएंगे, और इसीलिए साइन करते हैं। येरवाड़ा जेल में ये रहते हैं और ये फास्ट करने लगते हैं। तो उसके बाद पूना पैक्ट साइन किया जाता है अम्बेडकर के द्वारा सितंबर 25, 1932 में। उसके बाद गांधी जी ऑल इंडिया अनटचेबल्स लीग फॉर्म करते हैं टू रिमूव द अनटचेबिलिटी, और इसको बाद में रीनेम कर दिया जाता है हरिजन सेवा संघ में। घनश्याम दास बिरला वाज द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट विथ अमृतल विठल ठाकर एज अ सेक्रेटरी। तो यहाँ पे उसके वो रहते हैं। तो गांधी जी ने एक्चुअल में ऑल इंडिया एंटी अनटचेबल्स लीग फॉर्म किया था, और हरिजन सेवक संघ इसको नाम चेंज कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली कांग्रेस वेयर इन रेजोल्यूशन ऑफ इंडियाज पार्टीशन वर पास्ड। तो यहाँ पे इसका आंसर शायद जवाहरलाल नेहरू नहीं, सॉरी, जेबी कृपलानी ही थे लास्ट वो। तो जेबी कृपलानी जो है वो 1947 में अध्यक्ष रहते हैं, और ये सेशन कहाँ पे हुआ था? दिल्ली कांग्रेस सेशन हुआ था, ठीक है, दिल्ली में हुआ था। अब यहाँ पे पूछा गया कि असम की राजधानी दिसपुर है, नागालैंड के कोहिमा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मेघालय की शिलोंग। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन है विच हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया हैव एवरेज 200 मिलीमीटर रेनफॉल। तो किसमें 2000 mm रेनफॉल होती है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एवरेज
तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 200 होती है, बाकी सब में ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। तो ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन था। इंडिया हैज़ एबंडेंट वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल बट स्टिल रिगार्ड एज अ थर्स्टियर लैंड। तो इसका भी आंसर देखिए, आप ऐसे क्वेश्चन कभी भी देखिए, ऑल ऑफ द अबव टिक करके आगे बढ़ जाइए, आप पढ़ लीजिएगा बाद में। भाखड़ा नागर जो है वो ज्वाइंट प्रोजेक्ट है किन किन स्टेट का? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इसका सही आंसर है। भाखड़ा अलग है, जो कि शायद हरियाणा में पड़ता है, और नागर पंजाब में पड़ता है, ठीक है। और ये नदी कौन सी पड़ती है इसमें? सतलुज नदी पे ये बांध बनता है, ठीक है, जॉइंट प्रोजेक्ट है। और यहीं पे एक गोविंद सागर जो आर्टिफिशियल लेक बनती है वो भी फेमस है, जिसको रिजर्वायर कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दी? तो सिंपल सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड आंसर है इसका, डिस्प्यूटेड आंसर है इसका असम। अगला क्वेश्चन है कोरबा इन मध्य प्रदेश इज नोन फॉर? तो सिंपल सा आंसर है कोरबा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, आपने पढ़ा ही होगा। कोरबा एक इंडस्ट्रियल सिटी है जो कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ती है, ठीक है, जो अर्लियर मध्य प्रदेश में थी, अब छत्तीसगढ़ में आ चुकी है। तो ये आपको याद रखना है कि ये पहले का था, बाद में ये छत्तीसगढ़ में चेंज हो गई है। यहीं पे आपको भारत एल्यूमिनियम कंपनी इस्टेब्लिश की गई थी कोरबा में, जो कि अब छत्तीसगढ़ में है 1965 में। कोरबा थर्मल पावर प्लांट भी कहा जाता है, ठीक है। और ये बॉक्साइट अमरकंटक से लेती है और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से लेती है। अगला क्वेश्चन है सिंगरौली कहाँ से है? तो सिंगरौली कोल एक प्लांट है, और काजरहट सीमेंट है, कोयली ऑयल है, और आनंद, एक मिनट, आनंद अगर मान लो सपोज करता हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं रहता, मैं सिंपल से इंसान हूँ, आनंद मुझे मिल पता था, तो डी का 2 अगर मैं करता तो मुझे आंसर मिल जाता। वाह, बड़ा क्वेश्चन, वाह, दैट इज ग्रेट। ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए भाई, पहले अच्छे थे। इंडिया एक्सपोर्ट्स मैक्सिमम लेदर टू? तो ये आंसर देखिए, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी आंसर है, यानी कि वेस्ट जर्मनी को इंडिया सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लेदर वो करता है। इस टाइम पे अगर बात की जाए तो इसका आंसर यूएस हो जाएगा, और उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएई। तो पहले का ऑप्शन था तो ठीक था, अब यूएस से वही लेदर हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। आयरन ओर इज फाउंड एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग? तो धारवाड़ इसका आंसर हो जाएगा, ये मुझे पता था मतलब, ठीक है। तो धारवाड़ इसका आंसर होगा। इक्विनॉक्स जो 2 पीरियड होते हैं वो कहाँ कब पड़ते हैं? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 21 मार्च और 22 सितंबर को पड़ता है। आपने अगर ऐसे वाला जो चार्ट था उसको पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये कैसे फॉर्म करता है, ठीक है, मैंने पढ़ा तो मुझे पता है, किसी दिन पढ़ाएंगे आपको। डेक्ट्रम लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द हाइट एंड डेप्थ लाइन मेजर करती है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये आपको सी लेवल को बताती है। मेजिनॉट लाइन जो है वो किसके किसके बीच में है? तो ये लाइन बाउंड्री फॉर्म करती है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो मेजिनॉट लाइन जो बॉर्डर बनाती है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, इसको हिंडनबर्ग जो लाइन होती है वो फॉर्म करती है बॉर्डर जर्मनी और पोलैंड के बीच में। तो आपको दोनों को याद रखना है कि मेजिनॉट लाइन जो है वो फ्रांस और जर्मनी के बीच में, और हिंडनबर्ग जो लाइन है वो पोलैंड और जर्मनी के बीच में लाइन ड्रॉ करती है। और 14th चैनल जो है वो यूएस और कनाडा के बीच में लाइन ड्रॉ करती है। और डूरेंट लाइन जो है वो आपकी इंडिया अफगानिस्तान को अलग करती है। बिगेस्ट डेजर्ट जो है वो किसको कहा जाएगा? तो ये अनडिस्प्यूटेड आंसर है, सहारा, ठीक है। और गोबी डेजर्ट कहाँ पड़ता है? तो एशिया में चाइना के पास पड़ता है, मंगोलिया एरिया पड़ता है, ठीक है। और जो थार है वो राजस्थान को इंडिया का पड़ता है। कालाहारी जो डेजर्ट है वो आपको कहाँ पड़ता है ये आप बताएंगे जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज कॉल्ड शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड? तो क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ये आप फैक्ट याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा, तो एक पुर्तगाली था, तो मुझे पता है, तो मैं 1 का 2 लगा दूंगा, 1 का 2 लग जाएगा तो आंसर मिल जाएगा बी। कोलंबस कौन था? तो कोलंबस आपको पता होगा कि स्पेन का था। कुक कहाँ का था? तो कुक यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका ब्रिटेन का था, और ताजमान हॉलैंड का था। द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म इन जियोग्राफी इज गिवन टू बाय द टेलर। तो टेलर ने दिया था, इसमें बताता कि ऑल द इवेंट्स बाय ह्यूमन आर डिटरमाइंड बाय द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट कंडीशन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ कि जो तासमान था उसने एक्सप्लोर किया था, और वो एक डच था, उसने 1 डीमैन लैंड और न्यूजीलैंड को फाउंड किया था, ठीक है, तासमान। और ज़्यादा इसके बारे में मत जानिए। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट डील विद द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन? तो इसका आंसर डेमोग्राफी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। बेस्ड ऑन द सेंसस, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करता हूँ, अभी के लिए करता हूँ कि डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन बतानी है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है, फिर वेस्ट बंगाल की है, फिर केरला की है, फिर उत्तर प्रदेश की, याद कर लीजिए, ठीक है। ये 2011 का वो है, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी बिहार की, फिर वेस्ट बंगाल की, फिर केरला की, उत्तर प्रदेश की। अब हम पॉलिटी के क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। तो जो डीपीएसपी है वो कहाँ से लिया गया है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। डीपीएसपी जो लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है, और 36 से 51 तक जो पार्ट है वो डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिटीजन प्रोवाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सिंगल सिटीजनशिप है, जो इंडिया सिंगल सिटीजनशिप पार्ट 2 है ये।
आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 के बारे में, इसके बारे में बताता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी है जो फंडामेंटल राइट नहीं थी, ठीक है, पहले थी, उसके बाद चेंज कर दिया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, इसको एलिमिनेट किया गया है कि ये पार्ट नहीं है, और इसको 300A में एक लीगल राइट के थ्रू रखा गया है। विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो 1800 आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी के एबोल्यूशन की बात करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इवन बिफोर द एक्सपायरी। तो इम्पीचमेंट के थ्रू अगर आप कर पाए तो आप हटा सकते हैं। आर्टिकल 61 आपकी बात करता है इम्पीचमेंट की, ये आप याद कर लीजिए थोड़ा सा अगर आप फैक्चुअल चीज़ें याद करेंगे। और लेस देन 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ही, मोर देन 2/3, ठीक है। और एक फैक्ट की जो इम्पीचमेंट होता है उसमें जो उनके जो नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं, जो प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेटेड होते हैं, उनको भी वोट करने का अधिकार दिया जाता है। सॉलिसिटर जनरल जो ऑफ इंडिया है वो क्या है, लीगल एडवाइजर है, सेकेंडरी लीगल एडवाइजर है। पहले कौन है, तो वो आपके अटॉर्नी जनरल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे राज्यसभा के लिए, तो 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर, तो ये सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर विल इनेबल एडॉप्शन ऑफ मनी बिल दैट वाज वंस पास्ड बाय लोकसभा बट नॉट अमेंडेड बाय द राज्यसभा। तो मनी बिल जो एक बार पास कर जा चुका है, तो अगर राज्यसभा के पास आया है तो क्या होगा, तो इट विल डीम टू हैव टू पास, यानी अगर राज्यसभा सहमति दे चाहे ना दे, उसको पास होना ही होगा। ये आर्टिकल 110 में मनी बिल के बारे में डिफिनेशन दी गई है, और ये 14 दिन के अंदर अंदर आपको राज्यसभा को मतलब कि उसको पास करना होगा या तो लौटाना होगा, ठीक है, और ये पास होगा ही होगा, ठीक है। राज्यसभा की सहमति इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। द इंपॉर्टेंस ऑफ द गिवन द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन का क्वेश्चन मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इंप्लाइज करता है राइट ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पे डिक्लेयर एनी लॉ एंड ऑर्डर इनवैलिड इफ इट इज कन्फ्लिक्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशियल रिव्यू एक ऐसा रिव्यू सिस्टम है जो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, ये यूएसए से लिया गया है, कि आप कोई भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हैं अगर वो सही नहीं है। तो फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम है जो इनॉग्रेट किया गया है, वो कब इनॉग्रेट किया गया था, कहाँ, तो ये नागपुर इसका आंसर है, 1959 में इनॉग्रेट किया गया था राजस्थान में। अगला क्वेश्चन बनता है स्ट्रेटजी अडॉप्टेड अंडर IRDP। तो कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई थी IRDP के थ्रू 7th प्लान में, तो ये मुझे नहीं पता है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा टोटल हाउस अडॉप्टेशन ऑफ टोटल हाउस होल्ड अप्रोच। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। IRDP के थ्रू IRDP जो है वो स्टार्ट की गई थी 2 अक्टूबर 1980 में, ये 7th ईयर प्लान में थी, ठीक है। IRDP वाज टू अडॉप्ट टोटल हाउस होल्ड अप्रोच थी, ये एम करती थी कि राइज करना है BPL फैमिलीज को, ठीक है। तो ये शायद पिछले बार भी पूछा गया था इसका क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, तो गोवा इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट ईयर प्लान है वो किस लिए था, तो फर्स्ट ईयर प्लान रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए नहीं बल्कि कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए था, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि एक्सपेंशन ऑफ द बेसिक। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सीधे ज़्यादा माइंड नहीं खर्चा करते हैं। फर्स्ट प्लान जो है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए था, सेकंड प्लान जो था वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए था, और थर्ड प्लान जो था वो एक्सपेंशन ऑफ द बेसिक इंडस्ट्रीज। पहले कम्युनिटी डेवलप करेंगे, फिर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, फिर एक्सपांस करेंगे बेसिक इंडस्ट्रीज को, उसके बाद अचीव करेंगे सेल्फ रिलायंस एंड ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। उसके बाद प्रोग्राम आएगा 5 मिनिमम नीड के लिए, ओके। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है उसका ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट आपको वीट में दिखेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट होने लगा। आपको पता होगा कि वीट पहले हम अपने देश में खाई नहीं जाती थी, और नाउ हम गेहूं को हर जगह इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फादर कहा जाता है वो MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, और एक्चुअल में जो वर्ल्ड लेवल पे है वो नॉर्मन बोरलैंड को कहा जाता है, ओके। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है इसके थ्रू। अगला क्वेश्चन है द डिवैल्यूएशन इज। तो डिवैल्यूएशन क्या होता है कि कंपनी का करेंसी गिरा देना होता है। तो रिडक्शन ऑफ द प्राइस नहीं होगा, रिडक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द करेंसी। तो करेंसी की वैल्यू को गिरा देना ही डिवैल्यूएशन है। आप सिंपल से अगर माइंड लगाएंगे तो आपको पता होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो एक कंप्लीट रिकॉर्ड होता है जो ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। किसी देश, जैसे कोई कंट्री है, कंट्री इंडिया है, अमेरिका, तो अमेरिका और इंडिया के बीच में जितनी भी मतलब ट्रांजेक्शन होंगी, एक पर्सन की भी, उसका भी जो डाटा होता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। जो आप सिंगल पर्सन भी ट्रांसफर करता है तो उसी चीज़ को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। ये आप बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अगर आपने पढ़ा होगा तो 1991 में हुई थी इंडिया में। बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस ये हुई थी कि डॉलर हमारे पास नहीं बचा था, ओके, रिजर्व में, तो उसी चीज़ को थी। अगला क्वेश्चन हम लोग साइंस पे पहुंच गए हैं। व्हेन ए ग्लास रॉड इज प्लेस्ड इन स्ट्रीम इट्स लेंथ इंक्रीजेज बट इट्स विड्थ। तो यहाँ पे रिमेन्स अनचेंज रहेगा, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। तो जब ग्लास रॉड को स्ट्रीम में हम अगर प्लेस करेंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी और उसकी जो ब्रेथ होगी वो रिमेन अनचेंज रहेगी। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज एन आयरन नेल फ्लोट ऑन द मर्करी व्हाइल इट इज सिंक इन। तो ड्यू टू द डेंसिटी, ठीक है। अब
यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द टू पैरेलल मिरर्स, तो वो इनफाइनाइट, अगर दो मिरर प्लेस हो जाएंगे और एक ऑब्जेक्ट बीच में है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो इनफाइनाइट बनेगी। अगला क्वेश्चन है, ऑयल स्प्रेड्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, तो ऑयल जो है वो स्प्रेड्स कर जाता है सरफेस ऑफ द वाटर, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो सरफेस टेंशन होती है वो कम होती है वाटर के मुकाबले, ठीक है, तो वो ऊपर ही ऊपर रह जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीस्कोप वाज इन्वेंटेड बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा गैलीलियो। गैलीलियो में ने स्पीड की भी खोज की थी, ठीक है, स्पीड का भी पता लगाया था, ठीक है। थॉमस एडिशन ने ग्रामोफोन इन्वेंट किया था, और बेल ने इन्वेंट किया था टेलीफोन, और गुटेंसबर्ग ने इन्वेंट किया था प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ इनकी। आगे, इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द आइस, तो कंपेयर टू रोड, तो कंपेयर टू रोड आइस में आप डिफिकल्टली वॉक कर पाएंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि उसका फ्रिक्शन जो होता है इसका वो लेस होता है, फ्रिक्शन कम होता है, तो मतलब कि आप घर्षण कम होता है, ठीक है, आपका पैर फिसलेगा। टेलीविजन सिग्नल्स कांट बी रिसीव्ड बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, बिकॉज जो हमारा कर्वेचर ऑफ द अर्थ की वजह से, ठीक है, जो अर्थ का कर्वेचर है इसकी वजह से सिग्नल्स का ट्रांसफर करने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो सिग्नल होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन तक ही जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू पेंडुलम क्लॉक यूजुअली लूज टाइम इन द समर, तो क्योंकि उसका लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज विद द टाइम ऑफ ऑसिलेशन, तो यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है, व्हाई डज वाटर बॉयल एट द टेम्परेचर ऑफ बिलो 100 एट हायर एल्टीट्यूड, तो जब भी आप ऊंचाई पे जाएंगे आपका जो वाटर होगा वो जल्दी बॉयल कर जाएगा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका प्रेशर जो होता है वो घट जाता है, और इसकी वजह से एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज होता है एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज लोवर्ड। सिंपल सी फिजिक्स है इसमें। इन अ डीजल इंजन द फ्यूल यूज्ड, तो इन अ डीजल इंजन द फ्यूल, कौन सा फ्यूल यूज होता है? तो वेपर ऑफ डीजल यूज होता है और एयर यूज होता है, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। पेंसिल लेड किसकी होती है? तो पेंसिल में जो लेड होती है वो ग्रेफाइट की होती है। हाइड्रोफाइट इज तो हाइड्रोफाइट एक टाइप का, हाइड्रो से आप जान सकते हैं कि कुछ एक्वाटिक की बात हो रही हो, तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं, एक्वाटिक एनिमल है हाइड्रोफाइट्स, जो वाटर प्लांट भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें आपको करेक्ट बताना है कि ऑल द ब्लड जो होता है वो बॉडी एब्जॉर्व करती है थ्रू द किडनी, गलत है। ऑल द ब्लड ऑफ द बॉडी पासेस थ्रू किडनी, पास तो करती है पर फिल्टर करती है किडनी, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉडी की फिल्टर करती है किडनी ब्लड को, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि सब्सटेंस विच मेक्स अप अबाउट 80% ऑफ लिविंग मटेरियल इन द मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज, तो प्रोटीन होगा इसका आंसर, कि जो मतलब कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो बनता है ऑर्गेनिक में वो प्रोटीन का होता है और इनऑर्गेनिक में वाटर होता है। ट्रिपल एंटीजन जो होते हैं वो चाइल्ड को प्रिवेंट करता है किससे? तो ट्रिपल एंटीजन आपको डिप्थीरिया और वोपिंग कफ से और टिटनेस से बचाता है। ये बच्चे को 1.5 मंथ में, 2.5 मंथ में और 3.5 मंथ में इसका टीका लगता है, डीपीटी वैक्सीन इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है, विच कंपाउंड प्रेजेंट इन डीएनए डज नॉट फॉर्म्स अमीनो एसिड, तो यहाँ पे इसका होगा टायरोसिन। डीएनए जो होता है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है, और 4 बेसिस जो होते हैं इसके, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन और थायमाइन, तो इसमें जो टायरोसिन होती है उससे अमीनो एसिड का फॉर्म नहीं होता, फॉर्मेशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि इंडिया न्यूक्लियर पॉलिसी जो है इनकॉर्पोरेट करती है इट्स अनप्रिपेयर्डनेस टू ओपन इट्स न्यूक्लियर प्लांट फॉर द इंटरनेशनल इंसेप्शन, तो इंस्पेक्शन, तो ये सही है, इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को नहीं वो किया था, इसीलिए उन्होंने एनजीटी वगैरह साइन नहीं किया था कि हम कभी नहीं बनाएंगे, इंडिया विल नॉट प्रोड्यूस एनी न्यूक्लियर बॉम्ब, तो ये हमने साइन ही नहीं किया, तो ये रीजन गलत हो जाएगा, बाकी सी आंसर इसका हो जाएगा। अर्लीस्ट रदरफोर्ड असर्ट दैट रॉयल सोसाइटी दैट मैन विल नेवर गेट न्यूक्लियर पावर, तो इसने, हाँ, इन्होंने रदरफोर्ड ने कहा था कि मैन विल नेवर गेट न्यूक्लियर पावर। ही वाज श्योर दैट आइंस्टाइन्स लॉ विल फेल एंड मास विल नॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो ये दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इनसेट 1D इंडिया लॉन्च, तो ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, इसका आंसर भी होगा, इससे आपको मतलब नहीं है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द एटम बम क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ द यूरेनियम, बट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बम क्या होगा? तो न्यूक्लियर फ्यूजन होगा यहाँ पे, ए फ्यूजन ऑफ डी ड्यूटेरियम, तो ये हाइड्रोजन का वो होता है, क्या कह सकते हैं कि आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, तो ये उसके आइसोटोप्स हैं, ठीक है, और उसी के फ्यूजन की वजह से हाइड्रोजन बम बनता है। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट की बात की गई है, इंडिया और उसके गोर्बाचोव के बीच में साइन की गई थी दिसंबर 1987 में। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो ये बीकानेर से लॉन्च किया गया था, बैकनोर कहाँ पे है ये आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन जीके से है, 2 न्यूक्लियर प्लांट जो हैं जो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं यूपी में,
वो नरोरा है। तो नरोरा के पास 2 वो है, और बुलंदशहर में नरोरा पड़ता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नरोरा इंडिया यूपी में है, सॉरी। अगला क्वेश्चन बनता है मिसलिनियस पे हम आते हैं। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग फ्यूल रिसर्च है वो धनबाद में सिचुएटेड है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग फ्यूल रिसर्च ये धनबाद में सिचुएटेड है, झारखंड के। और जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कटक में है। और जो सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च है वो भावनगर गुजरात में है। तो ये आप लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन गया है, ठीक है, कि माइनिंग ऑफ फ्यूल के लिए धनबाद है, आप सिंपल से जान भी जाएंगे, ठीक है। कटक में आपका राइस है, ठीक है। भावनगर में आपका मरीन केमिकल रिसर्च है। अगला है सीट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस्टेब्लिशेस हेग। हेग में है आपकी सीट, ठीक है। हेग जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहाँ पे ICJ है का हेडक्वार्टर है। इंडियन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंटी वॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा इंडियन था? तो मोरारजी देसाई को चेयरमैन बनाया गया था 1988 में। अगला क्वेश्चन, 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन बनता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द कॉन्टिनेंट बर्ड। तो कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो साउथ अमेरिका को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स पाई जाती हैं। राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो किस लिए था? तो यहाँ पे सी हो जाएगा, टू सेव द इंडियन टाइगर्स फ्रॉम द एक्सटेंशन। सो यहाँ आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर क्वेरीज एंड वी विल soon reply to you.